Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भारत चीन युद्ध। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो है भारत चीन युद्ध 1962। मैं पहले आपसे कह दूं इस वीडियो के आगाज़ में ही कि लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो लंबी होगी, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भारत चीन युद्ध 1962 है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो। ये अपने देश का मुद्दा है, भारत और चीन के बीच युद्ध का मुद्दा है, इसलिए आपको इस बात का पता होना चाहिए, ये बात जाननी चाहिए कि आखिर 1962 के युद्ध में भारत और चीन के बीच जो 1962 का युद्ध हुआ उसके रीजन क्या थे, परिणाम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा और क्या क्या उस समय हमारी सैन्य व्यवस्था कैसी थी और जो हमारा देश है इसके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। तो आज हमने इसलिए इस टॉपिक को लिया है भारत चीन 1962 को, ताकि सब लोगों को इसकी जानकारी हो। और मैं मानता हूं कि लगभग लोगों को इसकी जानकारी है, तो फिर भी अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए मुद्दा क्या है। सबसे पहले मुद्दा यही है कि चीन जो है वह चूंकि बड़ा देश तो है ही, साथ ही साथ 14 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। 14 देशों के साथ सीमा लगने का मतलब क्या है? अगर छोटा सा अगर यहां पर मान लीजिए ये चीन है, अपना देश ही मान लीजिए चीन है, तो इसके चारों तरफ जो और देश हैं उन देशों के साथ जो उसकी सीमाएं मिलती है, ऐसे 14 राष्ट्र हैं जिसके साथ उसकी सीमाएं मिलती है और ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिसकी सीमा को उसने दावा है। तो चीन की यह पॉलिसी बहुत पुरानी रही है। जब चूंकि राज्य विस्तार की नीति में वो शुरू से ही जो है आप कह सकते हैं कि तेज रहा है। उसके अगल बगल जो भी देश है, चूंकि 14 देशों की सीमाएं लगना कोई आसान काम नहीं है और उतना देश लग रहा है, तो उन देशों की सीमाओं को कहीं ना कहीं दाबने का, हड़पने का काम भी चीन ने किया है। हमने जब आपको इतिहास पढ़ाया है अखंड भारत में तिब्बत का, उसमें हमने बताया है चीन के बारे में कि उन्होंने और कौन कौन से राष्ट्र का जो है इस तरह से स्थल भाग को दाब लिया है। तो यही चीज जो है भारत के साथ भी है। आप जानते हैं कि यह जो भारत का मैप है इसके इस तरफ जो है ये आपका तिब्बत है, ये बात आपको पता होगा, है ना, तिब्बत है। तिब्बत के साथ आप देखिए यहाँ लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, इधर मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जो है ये तो अपना राष्ट्र, अपना देश है। आप जानते ही हैं अपने देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है। इसमें क्या है, दो जगह पर, एक जो यहाँ पर लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, और एक क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का। ये जो दो क्षेत्र है, इन दो जगहों पर भारत और चीन की सीमाएं जो है वह एक तरह से कहिए तो आपका दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। लद्दाख वाला क्षेत्र का वीडियो भी हमने बनाया है, ऑक्साइड चीन को लेकर के हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने बहुत बेहतरीन ढंग से मैप भी बनाया है और समझाया भी है। लेकिन आज सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि बस मुद्दा क्या था। एक तो लद्दाख वाला क्षेत्र जो अभी यूनियन टेरिटरी में है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग क्षेत्र हो गया। ये लद्दाख इतना सा ही नहीं, ये पूरा ये बड़ा हिस्सा जो है आपका लद्दाख है। इस तरह से जो है लद्दाख है जो आपका अभी केंद्र शासित प्रदेश है। इसी लद्दाख में इधर आपका पीओके वाला क्षेत्र है, इधर जो है आपका यहाँ पर जो है इस लद्दाख में ये आपका ऑक्साई चीन है ना, यह आपका ऑक्साई चीन है या चीन ऑक्युपाइड भारत है, जो भारत का भाग है जो चीन द्वारा ऑक्युपाइड है ना। यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ चीन द्वारा दबा हुआ क्षेत्र है जो ऑक्साई चीन कहलाती है। एक विवाद यहाँ पर हुआ है ना, एक यहाँ पर था और एक जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना विवाद है। ये दो जगहों पर भारत और चीन के साथ जो है विवाद बहुत दिनों से है और चीन की ये नीति है वह कभी भी इसको सॉल्व नहीं करता है। ये अगर आप विशेषज्ञों से देखिएगा वो इसके बारे में लिखते हैं कि चाइना कभी भी इस मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं चाहती है, वह ये चाहती है कि ये लटका रहे, कहीं ना कहीं ये विवाद फंसा रहे। अब बताइए इस तरह की क्यों मानसिकता है उसकी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात चाहता है कि इस चीज़ को वह हिस्सा उसका हथियाने का विचार है। अगर हथियाने का विचार ना हो, नियत साफ हो, तो आदमी सॉल्यूशन चाहता है। अगर भारत चाहता है तो चाइना भी चाहेगा कि इस मुद्दे का सॉल्यूशन हो जाए कि कहां तक आपका क्षेत्र है और कहां तक हमारा क्षेत्र है, वह जो है बन जाए। आप जानते हैं कि तिब्बत जो है पहले स्वतंत्र राष्ट्र था, यहाँ पर जो है दलाई लामा का शासन हुआ करता था। तो चूंकि चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा करना चाहा तो फिर उस समय जो दलाई लामा थे वो भाग करके भारत में शरण ली और भारत ने जो दलाई लामा को शरण दिया, इसके लिए चाइना भारत से रुष्ट रहा कि तुमने दलाई लामा को भारत में शरण क्यों दी। इस बात को लेकर के जो है खटास बढ़ी और बाद में तिब्बत जब स्वतंत्र देश था तो उस समय तिब्बत और भारत के बीच एक समझौता हुई थी और उस समझौता के तहत आप जानते हैं कि मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन लाइन होती है, वह खींची गई थी भारत और तिब्बत के
सीमा के बीच। लेकिन चाइना जो है उस मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं है, वह उसको मानता नहीं, वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है, वास्तविक लाइन रेखा जो बाद में उसके द्वारा खींची गई उसको मानता है, लेकिन जो मैकमोहन रेखा था उसको मानता ही नहीं था, क्योंकि तिब्बत और भारत के बीच का वह बात था, इसलिए वो नहीं मानता है। तो इधर मैकमोहन रेखा वगैरह जो भी थी, तो दो मुद्दा, जो एक ऑक्साई चीन यहाँ लद्दाख में चीन के साथ लफड़ा था, और एक अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के पास जो है चाइना, आप देखिएगा जब मैं अब, तो इस तरह से जो है चाइना इधर पूरा चीन है और इस जगह अरुणाचल प्रदेश है। चीन बार बार ये बात कहता है कि भारत जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वह चाइना का हिस्सा था, भारत उसको अपने में मिला लिया। इस तरह की बातें वह करते रहता है और यह विवाद उसका करना, वह चाहता है कि हम कहीं ना कहीं इसको दबा लें। यहाँ पर और जो यहाँ लद्दाख में ऑक्साई चीन था, इस दोनों क्षेत्रों पर जो है एक साथ युद्ध किया गया, और यह जो है चाइना की सोची समझी, बहुत ही कह सकते हैं सोची समझी हरकत थी। और वह जो है इस, अभी तो आप जानते हैं कि ऑक्साई चीन का क्षेत्र, जो लद्दाख का ये वाला क्षेत्र है, जो कि चाइना के कब्जे में है ना, जो गलवान घाटी है वो चाइना के अंतर्गत आ गया है, चाइना के अंदर आ गया है। वही 1962 के युद्ध में जो है ऐसा हुआ है। अब हम लोग ये तो समझ में आ गया कि वो विवाद कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में, जो ऑक्साई चीन और यहाँ का क्षेत्र था। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अरुणाचल प्रदेश का वह कौन सा जगह है जिसके लिए भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है, वह स्पेशल एक वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ इतना समझिए कि अरुणाचल प्रदेश का यह क्षेत्र और जो ऑक्साई चीन क्षेत्र है, इस दोनों में भारत और चीन का जो है कब्जा, जमीन संप्रभुता को लेकर के जो है वह विवाद चली आ रही थी या स्टार्ट था, और इसी कारण यह युद्ध हुआ 20 अक्टूबर 1962 से, है ना, 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962, 21 नवंबर 1962। अब देखिए इतने दिनों तक यह युद्ध चला, 20 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर, यह कितना दिन हो गया, एक महीना का, है ना, अक्टूबर से नवंबर 1962, इतना दिन तक जो है एक महीना तक यह युद्ध चला, भारत चीन युद्ध 1962 जिसको कहते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संप्रभुता को लेकर के विवाद था। एक तो ऑक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश में लेकर के जो है संप्रभुता को लेकर के विवाद था। दोनों में जो है कि सीमा जो है या भूस्थल भाग को दबाने की चीन की कोशिश थी। इन चीजों को लेकर के जो है इस दोनों क्षेत्र पे जो है आपका यह जो है संप्रभुता के लेकर के विवाद, इसको माना गया भारत चीन युद्ध को। इसलिए भारत चीन युद्ध को भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। भारत चीन सीमा विवाद भी इसी को कहते हैं, क्योंकि सीमा विवाद का ही झगड़ा था, सीमा का ही झगड़ा था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई थी। विवादित हिमालय सीमा क्षेत्र, इधर जो आप जानते हैं कि यह जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक हिमालय का क्षेत्र है, तो इस हिमालय क्षेत्र में जो है विवादित सीमा को लेकर के विवाद होना, यह तो एक बहाना था, लेकिन झगड़ा करने का और भी बहुत सारा तरीका जो है, और भी बहुत सारा कारण जो है, वह अन्य मुद्दा भी इसके लिए भूमिका निभाती है। चीन ने 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, कब, 1959 में, है ना, 1959 में जब तिब्बत विद्रोह हुआ तो भारत ने दलाई लामा को यहाँ शरण दी थी भारत में, है ना। भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जब से कह रहा है कि 1959 में जब तिब्बत विद्रोह हुआ था, तिब्बत विवाद हुआ था, तो उस समय चीन जो है तिब्बत के ऊपर आक्रमण, या समझिए तिब्बत के ऊपर जो बहुत तरह से वो ये था, तो वह उस समय दलाई लामा को जो भारत ने शरण दी, इसको लेकर के उसको जो है बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई थी। मतलब कि चाइना जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भारत से रुष्ट था, और उसी समय से जो है 1959 से ही, जब से दलाई लामा भारत आए, उस समय से ही जो है भारत चीन सीमा पर जो है हिंसक घटना होना आरंभ हो गया। हिंसक घटना मतलब क्या, वहां पर जो है गोलीबारी होना आरंभ हो गया। यह क्या था, कहीं ना कहीं खिसियनी बिल्ली खंभा नोचे वाला कहानी है। कहीं ना कहीं उसको इस बात का ये हो गया कि भारत जब दलाई लामा को अपने में शरण दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, मतलब उसका कहना का मतलब ये था कि दलाई लामा को शरण नहीं देना है। अब बताइए, तिब्बत जब भारत का पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर जब कोई विवाद होगा तो यहाँ का अगर शासक यहाँ आ गया तो क्या गलत है। तो भारत ने उसको शरण दी, और तब से ही जो है भारत सीमा के 1959 से ही जो है हिंसक घटनाएं की एक श्रृंखला जो है चलना शुरू हो गई। मतलब वहां पर जो है कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में युद्ध होना शुरू हो गया। स्थान ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो दक्षिण तिब्बत है ना, यह जो तिब्बत का क्षेत्र है, ये उत्तरी तिब्बत और दक्षिण तिब्बत, तो अरुणाचल प्रदेश के पास जो सटा हुआ क्षेत्र है यह दक्षिणी तिब्बत है। तो ये दो जगह पर, एक ऑक्साई चीन में और एक दक्षिणी तिब्बत, जिसको दक्षिणी तिब्बत या उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी भी बोलते हैं। किसको, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश को, है ना, अरुणाचल प्रदेश को ही आप जो है कह सकते हैं उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी, यह जो है इसी का दूसरा नाम है। यह भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में और एक जो है लद्दाख में, इन दोनों क्षेत्रों पर जो है विवाद शुरू हो गया। परिणाम क्या हुआ, चीनी सेना की जीत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल। जीत किसकी हुई इस युद्ध में, तो जीत जो है चीन की हुई, चीनी सेना जो है इसमें
जीत गया, क्योंकि वह जो है पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ लड़ा और वह व्यवस्था इसका जो है लड़ने का पहले कर चुका था, है ना। चीन की छवि धूमिल हो गई। साथ ही क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो छवि थी वह धूमिल हो गई, लेकिन उसकी जीत हुई। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। 20 अक्टूबर 1962, है ना, 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है एक साथ लद्दाख में और मैकमोहन रेखा पर, लद्दाख मतलब अक्साई चीन वाला क्षेत्र और मैकमोहन रेखा मतलब अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, इस दोनों क्षेत्रों पर जो है एक साथ युद्ध आरंभ कर दिया 20 अक्टूबर 1962 को, है ना। लद्दाख में और मैकमोहन रेखा पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। यहां भी हमला शुरू कर दिया और यहां भी हमला शुरू कर दिया। दोनों ही जगह पर जो है हमला चीन ने शुरू कर दिया। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीयों बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल एवं रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। अब देखिए दोनों जगह पर युद्ध हुआ, अक्साई चीन में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी, और दोनों ही जगह वह क्या रहा, भारतीय सेना से मजबूत रहा। दोनों ही मोर्चे पर भारतीय बलों से जो है भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुए। उन्नत साबित होने का मतलब क्या है कि वह जो है बढ़िया पोजीशन रहा और भारतीय सैनिक जो है उस तरह से नहीं लड़ पाए, या कह सकते हैं भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे और वह पूरी तरह से एक्टिव था, इसका लाभ उठाया और वह जो है उन्नत साबित हुआ, भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुआ। और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल, पश्चिमी क्षेत्र मतलब अक्साई चीन वाला क्षेत्र, है ना, यहाँ पर एक चुशूल जगह है ना, चुशूल, और जो है चुशूल में रेजांगला, यहाँ पर क्या हुआ, चुशूल में एक युद्ध हुआ जो आपका रेजांगला का युद्ध है, अभी हम इसको बताएंगे, है ना, जो एक रेजांगला का युद्ध हुआ। एवं पूर्व में तमांग, यह जो पूर्व की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर एक तमांग, है ना, यह जो पूर्व में आइएगा, पूर्व यह हुआ भारत का पूर्वी भाग, तो यहाँ जो है पूर्व में तमांग पर अवैध कब्जा कर लिया, है ना, यहाँ पर भी अवैध कब्जा हो गया और रेजांगला में भी अवैध कब्जा हो गया। इन दो जगहों पर जो है चुशूल में रेजांगला पर यह पश्चिमी क्षेत्र हो गया, इधर अक्साई चीन वाला, और पूर्व में तवांग, यह जो पूर्वी क्षेत्र तवांग था, इधर भी कब्जा हो गया। अब देखिए रेजांगला से आपको एक कहानी याद आती होगी, अपने भारत में जो कभी कभी एक आवाज़ उठती है, चूँकि यह जो यहाँ पर जो एक यादव कम्युनिटी है जो कि हमेशा आप देखते होंगे कभी कभी जो है इसका विद्रोह होता है, कहीं कहीं लोग आंदोलन करते हैं, और यह जो है अहीर रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट जो है ये अहीर रेजिमेंट की मांग करता है। तो यह रेजांगला का जो युद्ध था, रेजांगला एक जगह है जो आपका चुशूल में है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पर जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो इसमें कहा जाता है कि 120 अहीर सैनिक थे, मात्र 120 या 114 अहीर सैनिक थे, और इस तरफ जो है 1,500-2 हजार की संख्या में चीनी सैनिक थे और इन्होंने युद्ध किया था। इतने कम संख्या में होने के बावजूद भी इतनी बहादुरी से लड़ा और शहादत को हासिल की, और जब उन सैनिकों को निकाला गया, उनकी जो खोज खबर ली गई, तो यह पता चला कि उसमें से मैक्सिमम जो 20 में से जो 115 लोग हैं वह सब अहीर जाति से था। अहीर जो आपका यादव कम्युनिटी है वह यादव जाति से था। इसलिए जो है आज आप देखते होंगे कभी कभी सड़कों पर जो है यादव भाई लोग निकलते हैं और वह जो है अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं। तो चूंकि रेजांगला का युद्ध में जो है उनकी शहादत है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उस कम्युनिटी ने जो त्याग किया है देश के लिए उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने जो है इस, चूंकि जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, अलग अलग सिख रेजिमेंट है, तो जब सब रेजिमेंट है तो चूंकि सबका योगदान है तो उस तरह से आपने रेजिमेंट बनाया। तो अगर अहीरों का भी योगदान है तो अहीर रेजिमेंट भी बनना चाहिए। यह जो है यादव भाइयों का हक है। हम इसके बारे में कुछ भी टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं क्या सही क्या गलत है, हमने वो बात बताई जो बात है। तो यह जो है रेजांगला के युद्ध में हुआ था, जो चीनी सैनिक के साथ और अहीरों के साथ जो है ये युद्ध हुआ था। वहां पर अहीरधाम नाम का एक जगह भी बनाया गया है। तो यहां से जो है आपका अहीर रेजिमेंट की बात भी उठती है। चलिए ये तो अलग विषय है, हमने इसको बस यहां रखने का प्रयास किया, क्योंकि जो अब देखिए जिस तरह से जो बातें होती हैं उसको रखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो अब रेजांगला और दूसरा था पूर्व में तमांग। तो यहाँ जो है पूर्व में तमांग क्षेत्र था। इस दोनों ही क्षेत्रों पर जो है उसका उन्नत रहा कौन, चीनी सैनिक, और जो है स्थिति किसकी चरमरा गई, भारतीय सैनिकों की स्थिति जो है चरमरा गई। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद क्या किया, दोनों जगह मजबूत रहा और 20 नवंबर को जो है ना, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। क्या बोला कि अब युद्ध को विराम दिया जाए, है ना। युद्ध विराम की घोषणा जो है 20 नवंबर 1962 को जो है कर दी, और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा
भी कर दी। दोनों क्षेत्र में से जो रेजांगला और तमांग में 2 क्षेत्र था, इसमें से एक क्षेत्र से जो है वापसी भी कर लिया और युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया। अब देखिए, युद्ध शुरू भी वही किया, युद्ध अंत भी वही किया और युद्ध विराम की घोषणा भी वही किया, और उसमें से एक जगह को छोड़ करके वापस भी वह अपनी जगह पर जो है आ गया। यह किसने किया? चीन ने किया, है ना। साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी कर दी। एक से वापसी की घोषणा जो आपका पूर्व में तमांग था, यहां से जो है वापसी की घोषणा कर दी, लेकिन ऑक्साई चीन का क्षेत्र जो वह आज भी दावा हुआ है, वह उस युद्ध में 1962 के युद्ध में ही दावा, और वह आज तक उसने नहीं छोड़ा है। और यह ऑक्साई चीन जो लद्दाख का हिस्सा है, वह आज भी चीन के हिस्से में ही है। चीन ही जो है उस पर चीन स्वायत्त क्षेत्र ही वह हो चुका है ना। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। किसने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया? चीनी पीपल्स, है ना, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, है ना, लिबरेशन आर्मी। इन्होंने जो है लिबरेशन आर्मी, यह जो है चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो था वहां पर कब्जा किया, है ना। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर, अरुणाचल प्रदेश जो आज आपका है उसके आधे से ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। और अस्थायी रूप से जो है इसने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? तो यह सैनिक है चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। उस वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो मैकमोहन रेखा थी, युद्ध विराम की घोषणा जैसे ही चीन ने किया, तैसे ही चीन ने क्या किया? अपनी सेना को मैकमोहन रेखा के पीछे बुला लिया। इसका मतलब है कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दबा गया था, वह क्षेत्र जो है चीन ने छोड़ दिया, लेकिन यह वाला क्षेत्र जो पश्चिम में ऑक्साई चीन में दबा गया है, यह क्षेत्र नहीं छोड़ा। युद्ध विराम की घटना के साथ वह पीछे तो हुआ, लेकिन एक जगह से अरुणाचल प्रदेश का जो आधा भाग दबा था, वहां से उसने अपनी सेना को पीछे बुला ली और मैकमोहन रेखा के पीछे कर लिया। जो भारत और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, मैकमोहन रेखा उस लाइन के पीछे हो गई। तो भारत को यहां से तो दिक्कत नहीं था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का दबा हुआ भाग तो छोड़ दिया युद्ध के बाद, लेकिन यहाँ जो ऑक्साई चीन का क्षेत्र था वह वो अपने कब्जे में ले लिया। जो पश्चिमी भाग में था वह अपने कब्जे में ले लिया, है ना। उस वक्त चीन एक तरफा युद्ध विराम घोषणा कर दी। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। भारत चीन युद्ध जो है कठोर परिस्थिति में लड़ा गया और इसलिए यह युद्ध जो है उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर, अब सोचिए कितना हाइट पर लड़ी जा रही है, 4250 मीटर, मतलब कि 4.5 किलोमीटर जो है, या इसी को 14,000 फीट भी निकालिएगा तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो है यह युद्ध लड़ी जा रही थी। इससे अधिक ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक, है ना, लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। रसद मतलब जो सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और जो लॉजिस्टिक चीज़ें थी, इसकी जो है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत उन लोगों को इतना हाइट पर युद्ध लड़ने में जो है, हाँ, रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। यह भारत की गलती थी। यहाँ जो वायुसेना का जो प्रयोग नहीं किया गया, इस युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया। चीन ने भी नहीं किया और भारत ने भी नहीं किया। दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया। यह जो है गलती कहीं ना कहीं आगे आपको अभी हम बताएंगे जब इसका एनालिसिस होगा। तो वायुसेना और नौसेना इसका इस्तेमाल जो है इस युद्ध में नहीं किया गया, सिर्फ आर्मी जो है ये की गई। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। आप जानते हैं नेपाल, भूटान, इस सब के साथ जो इधर तिब्बत वाला क्षेत्र, तो ये चाइना ही हुआ, क्योंकि तिब्बत जो है चीन के क्षेत्र में, स्वायत्त क्षेत्र में हो गया, तो यह आपका चीन का ही क्षेत्र हुआ। तो नेपाल, सिक्किम, भूटान के इस तरफ जो है पूरा आपका तिब्बत का ही क्षेत्र है, चूंकि चीन का ही क्षेत्र माना जाएगा। 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है जो बर्मा एवं पाकिस्तान तक फैली हुई है। यह बर्मा और जो पाकिस्तान तक फैली हुई है, चूंकि जो इस तरह से आप जानते हैं कि हिमालय का क्षेत्र जो है यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक है, तो यह पूरा क्षेत्र जो है आपका, वह उस तरफ का जो क्षेत्र है वह तिब्बत जो है चीन के ही तरफ में आ जाती है ना। पश्चिमी छोर में ऑक्साई चीन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह ऑक्साई चीन क्षेत्र जो है, यह इसकी आकार जो चाइना के कब्जे में है ना, यह जो चाइना के कब्जे में ऑक्साई चीन है, इसका आकार स्विट्जरलैंड की तरह है, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। यह क्षेत्र जो है स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र झिझियांग और तिब्बत, जिसे चीन ने 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया, के बीच स्थित है। झिझियांग जो है यह आपका इसके ऊपर का क्षेत्र है। झिझियांग जो अपना लद्दाख है, इसके ऊपर का क्षेत्र झिझियांग है,
और यहाँ तिब्बत है, इसी के बीच में जो है वह रोड बना, तिब्बत और झिंजियांग को जोड़ते हुए एक रोड बनाना चाह रहा था चीन, है ना, जो भारत मना किया था। यह जो है ऑक्साई चीन के क्षेत्र में ही वह जो है ये बनाने की कोशिश कर रहा था। 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दी, है ना। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से स्थित है। यह तो आपने जान ही गया कि पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान जो भारतीय स्थित है, बर्मा इधर है और भूटान इधर है, बीच में अरुणाचल प्रदेश है। तो यह अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह जो है, तो यह क्षेत्र जो है वह विवादित रहा है ना। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। ज़्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाले जगहों पर हुई थी। जब 1962 में युद्ध हुआ, स्वाभाविक बात है जहाँ जिस जगह पर युद्ध होगा वहाँ पर सैनिक आना तो स्वाभाविक है। तो यहाँ भी सैनिक आ गया था और यहाँ भी चीनी सैनिक आ गया था, लेकिन वहाँ वाला तो छोड़ दिया, यहाँ वाला जो है दबाया हुआ है। ऑक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी ऑक्साई चीन की बात करते हैं। ये जो ऑक्साई चीन क्षेत्र है लगभग समुद्री तल से कितना 5000 फीट जो है ऊपर ऊंचाई पर स्थित है ना। 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, सॉरी 5000 फीट नहीं होगा, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हमने जब हिमालय को पढ़ाया उसमें भी पढ़ाया था कि यह ऊंचाई जो है 5000 मीटर है और समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है कौन, ऑक्साई चीन क्षेत्र स्थित है ना। साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान भी है यहाँ, और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियाँ 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई की है। अरुणाचल प्रदेश की जो चोटियाँ हैं वह लगभग कितनी 7000 मीटर से अधिक ऊंचा चोटी जो है यहाँ पर है, और इसी जगहों पर जो है आपका यह युद्ध हुआ है। चूंकि चीनी सैनिक पहले से जो है वहाँ ऊंचाई पर रही और भारतीय सैनिक इसलिए जो है हो सकता है हारने, कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा। चीन इलाके का लाभ उठाने में असक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्र पर कब्जा था। अब उच्चतम चोटी क्षेत्र जो है वहां पर चीन का कब्जा है, और भारत, देखिए हारने का मेन कारण था भारत पहले से तटस्थ नहीं था, और इसलिए जो है वह जो है ऊंचाई जगहों पर अपना पकड़, जिस तरह से कारगिल में पाकिस्तान ने बनाया था, ठीक लगभग कुछ वैसा ही मिलता जुलता है कि वह चीनी क्षेत्र जो है, इस जो पहाड़ी क्षेत्र था इस पर वो पहले ही कब्जा कर लिया था, और वहाँ का लोग जो है उस पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ने उतरने में काबिल थे। वो उधर के क्षेत्र के लोग थे, इसलिए उसको उधर की पूरी तरह से जो है सब कुछ पता थी, लेकिन भारतीय सैनिक थोड़ा सा अनभिज्ञ थे इन चीज़ों से। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और दोनों के कई सैनिक जमा देने वाले ठंड से मर गए। चीन और भारत के बहुत सारे सैनिक हैं जो जमा दिए गए। मतलब जमना मतलब क्या, वह इतनी ठंडा वाला प्रदेश था कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक जो है चाइनीज का और भारत का दोनों ही सैनिक जो है उस ठंडे में जम गए, ऐसा जो है माना जाता है ना। दोनों के सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया। कहा जाता है कि जो यह युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद 1962 में चीन के जीत के बाद चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार यह कहा जाता है कि इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा, यह जो पश्चिमी सेक्टर सीमा था, यह ऑक्साई चीन वाला क्षेत्र है ना, अपनी पश्चिमी सेक्टर सीमा है ना, पश्चिमी सेक्टर सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया। यह जो पश्चिमी सेक्टर था इसके रक्षा की नीति को जो है इन्होंने हासिल किया। किसने? चीन ने। किस युद्ध में? तो यह जो भारत चीन युद्ध 1962 का था, इस युद्ध में, क्योंकि चीन ने ऑक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। मतलब लाख युद्ध रहा, लेकिन ऑक्साई चीन के क्षेत्र को कभी भी चीन की जो सेना थी उन्होंने नहीं छोड़ी, और इसलिए युद्ध विराम होने के बावजूद भी यह क्षेत्र जो है वह दाब करके ही रख लिया। मतलब युद्ध भी किया तो वो यहाँ आकर के लड़ते रहा, लेकिन इस क्षेत्र को जो ऑक्साई चीन भारत का था, जो अभी लद्दाख का क्षेत्र है, इसको छोड़ा नहीं। मतलब इसी जमीन पर आकर लड़ते रहा, और जब युद्ध विराम हुआ तो युद्ध विराम होने के साथ वह इसी जगह खड़ा रहा, और यहीं से अपना जो है यह जो भारत का लद्दाख वाला क्षेत्र था वह ऑक्साई चीन वह चला गया। किसमें? चीन में चला गया। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। जेम्स कैल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पाली, परंतु अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले को खो दी। अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है चीन की खराब हो गई, अमेरिका वगैरह की नज़रों में भी वह जो है गिर गया कहीं ना कहीं। पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नजरिए, इरादों और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा। इसने किसको देखा? चीन के इन लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा। किसने कह रहा? अमेरिका ने विश्व विजय के रूप में जो है इस चीज को देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था, और स्पष्ट रूप से यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबों ने देखा कि सीमा विवाद के रूप में हमलावर कौन था? चीन था। और युद्ध शुरू किसके द्वारा किया गया था?
चीन के द्वारा सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं गोलीबारी या युद्ध की जो चीज़ें स्टार्ट की गई वह किसके द्वारा, तो वह चीन के द्वारा जो है स्थावर की थी और वह जो है हमलावर के रूप में दिखा। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, देखिए 1964 में जो है परमाणु परीक्षण किसने किया, चीन ने, है ना। देखिए चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती है। 1964 में और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान वार हुआ, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं यह जो परमाणु परीक्षण चीन ने किया था, इसके बाद कहीं ना कहीं ये समर्थन जो है पाकिस्तान को दे रहा था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था 1965 में, तो चीन जो है पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन दे रहा था और यह चीज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जो है बाकी कंट्री जो है वह भी इस चीज़ को देख रही थी, है ना। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। मतलब कि भविष्य में अगर ऐसा युद्ध होता है तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और ये कमी जो है महसूस की गई, क्योंकि भारत को मुंह की खानी पड़ी, भारत की जो हार हुई, इसलिए जो है भारतीय सेना ने यह सबक सीखी। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। अब देखिए उस समय का जो प्रधानमंत्री था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। अब जवाहरलाल नेहरू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया कि आप जो है तटस्थ नहीं थे, इसलिए चीन जो है भारत पर हमला किया। अगर हमारे फौज, हमारे सैनिक जो है तटस्थ रहते तो ये घटना नहीं होती, या इस तरह से जिस तरह से हम हार गए इस तरह से नहीं हारते। और इन तमाम सवाल जो है जवाहरलाल नेहरू से किए जाने लगे, है ना। बहुत तरह की सवालें जो है जवाहरलाल नेहरू से उठने लगी। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई सरकार बनाए गए, है ना। कई संगठन, कई सरकार जो है बनाए गए, मतलब जो सैनिक उसमें शहीद हुआ उसके लिए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध से सीखा था वह है अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू के भाईचारे वाले विदेश नीति से एक बदलाव की। यह जो भाईचारा का नीति था, कहीं ना कहीं यह हमको भी लगता है कि यह जो भाईचारे की नीति था इन्होंने लेड हुआ, है ना। भाईचारे की नीति ने जो है चीन के साथ जो है भाईचारे की नीति, यह देखिए चीन भी जीता है लेकिन चीन पर भारत कभी भरोसा अब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि वह विश्वासघात किया। एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था और एक तरफ से आपने दोनों ही जगहों से जो है कहीं ना कहीं आप हमला करना शुरू कर दिए, युद्ध स्टार्ट कर दिया, और एक तरफ चल रहा है हिंदी चीनी भाई भाई। तो जो तैयार नहीं है आप एटेंडम उससे युद्ध जो है शुरू कर दिए। तो इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई की जो नीति थी यह भी इस जो है विदेश नीति में बदलाव की जरूरत थी, है ना। और जो है यकीनन देश को मजबूत करना चाहिए, देश के सैनिकों को मजबूत बनाने की जरूरत थी और चीन के साथ नेहरू के भाईचारे वाले विदेश नीति से एक बदलाव जो है चाहिए थी, ऐसा जो है लोगों का मानना था। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण, मतलब चीन जो है भारत पर हमला करेगा, यह बात पकड़ नहीं पाया और यह अक्षमता ही युद्ध के हार का कारण बना। अगर ये बात मालूम होती कि चीन हमला करेगा भारत पर तो भारत नहीं हारता, लेकिन यह चीज़ जो है पहले से पता नहीं थी। यह युद्ध को, आप कह सकते हैं युद्ध को भांपने की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। अब सरकारी अधिकारी जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की कठोर आलोचना करने लगे और कठोर जो उनसे सवाल होना लगा। और देखिए सवाल होना भी जायज़ है, जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपसे सवाल नहीं होगा तो किससे सवाल होगा। तो इस तरह की जो है सवाल जवाहरलाल नेहरू से भी होनी शुरू हो गई कि ये युद्ध को भांपने की अक्षमता के कारण हम हार गए। यह बात जो है कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू को सुनना पड़ा और यह बात सही भी है। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। क्या बोला? नेहरू की सरकार जो है अपरिष्कृत सरकार है और क्या बोला कि यह जो है लापरवाही का नतीजा है ना, लापरवाही का नतीजा है कि चीन जो है इस युद्ध में जीत गया। अगर हम एक्टिव होते तो ये चीज़ नहीं होता। नेहरू जी ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। नेहरू जी ने क्या कहा कि इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि भारतीय जो है अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। वह जो है हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांतों को जो है आदर्शों को मान रहा था और चीन अंदर ही अंदर क्या था, वह हमला करने के लिए तैयार था और उसने हमला किया भी। अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख क्षेत्र था इसमें हमला किया भी, है ना। ठीक है। और नेहरू जी ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय रक्षा मंत्रालय में कृष्ण मेनन को हटाने पर काफ़ी बल दिया। यह जो कृष्ण मेनन थे रक्षा मंत्री, उसमें कौन थे? कृष्ण मेनन जो थे
ये रक्षा मंत्री थे और इसको हटाने का जो है, इस पर हटाने पर जो है जोर दे दिया, है ना। इसके, है ना, वही कह रहा है कि भारतीय सेना कृष्ण मेनन के कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीति की वजह से विभाजित हो गई और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। इसमें कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय कृष्ण मेनन को हटाने पर काफी बल दिया। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय आक्रमणकारियों को वापस खदेड़े, इस पर ध्यान देना था। लेकिन भारतीय नेताओं ने किस पर ध्यान दिया? तो कृष्ण मेनन को जो है पद से हटाने पर, इन चीजों पर ध्यान दिया और इसलिए जो है यह एक हार हुई। भारतीय सेना कृष्ण मेनन की कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीतियों की वजह से विभाजित हो गई थी। कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति, यह जो है कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति, यह भी जो है कहीं ना कहीं इस सेना जो है दो टुकड़ों में बट गया था। इसलिए कह रहा है कि भारतीय सेना कृष्ण मेनन के कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीतियों की वजह से विभाजित हो गई थी और कुल मिलाकर 1962 का भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में देखा गया। यह राजनीतिक, यह जो है एक पराजय के रूप में भारत ने इसको जो है स्वीकार किया, है ना। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ने में नहीं किया। यह भी जो है कहीं ना कहीं एक रीजन माना जाता है कि वायुसेना का अगर इस्तेमाल किया जाता तो यह इतनी नुकसान जो है नहीं उठानी पड़ती जितना नुकसान की उठाना पड़ा भारत को। अब देखिए, बात तो बहुत तरह से उठती है, लेकिन यह भी बात सही है कि अगर भारतीय कहा जाता है कि अमेरिकी सलाह भारत को दी गई थी कि आप जो है वायुसेना से भी जो आपका हवाई जहाज, जो एयरफोर्स है, इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन इस युद्ध में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और इसलिए भी कहीं ना कहीं भारत की हार जो है इसमें, यह भी एक कारण बनता है। तो क्या कहा कि उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ने में नहीं किया। अमेरिकी सलाह था कि वायुसेना का इस्तेमाल किया जाए, है ना, इस युद्ध में वायुसेना का इस्तेमाल किया जाए, यह जो है अमेरिकी सेना का हिदायत था। CIA जो अमेरिका का गुप्तचर संस्था है, CIA यह एक अमेरिकी गुप्तचर संस्था है ना, ने बाद में कहा कि उस समय तिब्बत में न तो चीनी सैनिक के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे और न ही काफी लंबा रनवे था। जब तिब्बत के सैनिकों के साथ, चीनी सैनिकों के साथ लंबा रनवे भी नहीं था और उसके पास ईंधन भी नहीं थी, तो अगर यदि भारत यहाँ पर वायुसेना का इस्तेमाल करता तो भारत की जीत पक्की हो सकती थी। यह जो है CIA जो गुप्तचर संस्था थी अमेरिका की, उन्होंने जो है बाद में ये बात कही कि भारत को इसमें वायुसेना का इस्तेमाल इस युद्ध में करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वह भी एक हार का कारण जो है बना, क्योंकि चीनी सैनिकों के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था और वैसा लंबा रनवे भी नहीं था कि वह भी वायुसेना का इस्तेमाल कर पाता। इसलिए अगर भारत वायुसेना का इस्तेमाल करता तो उसकी जीत होती, यह जो है अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA कहती है, जिससे भी वायुसेना प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ होते और भारत की जीत होती। अधिकांश भारतीय चीन और उसके सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अधिकांश भारतीय जो है चीन और उसके सैनिकों को क्या हुआ, संदेह की दृष्टि से क्यों नहीं देखेगा? जब युद्ध होगा तो स्वाभाविक बात है कि वह संदेह की दृष्टि से देखने, यह एक धोखा भी था, है ना, देखने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयासों में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। यह इस युद्ध को भारत के लोग क्या है, एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसका अर्थ है कि भारतीय और चीनी भाई हैं, शब्द के उपयोग पर भी सवाल उठा। यह जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नेहरू जी ने दी था, जो लोगों ने दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, यह जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको गलत देखा गया और इसकी जो है अवहेलना की गई और लोगों ने इसका उपहास बनाया कि एक तरफ भारत जो है हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गया और चाइना अटैक करके जो है उसका ऑक्साई चीन को जो है दबा लिया। इस तरह की बातें जो है उठना शुरू हो गया। इस युद्ध ने नेहरू की इन आशाओं को खत्म कर दिया कि भारत और चीन एक मजबूत एशियाई ध्रुव बना सकते हैं। नेहरू जी का मानना था कि भारत और चीन जो है ये मिल करके एक मजबूत, है ना, एक मजबूत एशियाई ध्रुव जो है बनाएंगे, ऐसा जो है इसकी मानना था। किसका मानना था? तो नेहरू जी का। लेकिन यह मानना जो है गलत साबित हुआ, क्योंकि चीन ने ऐसी हरकत की कि वो हिंदू चीनी भाई भाई वाला जो है बात, वह सब बेकार हो गई। और नेहरू जी का जो यह सोच था, है ना, कि भारत जो है कहीं ना कहीं भारत और चीन जो है वह एशिया में एक ध्रुव की तरह जो है दिखेगा, यह ध्रुव के रूप में उभरेगा, यह जो है गलत हो गई। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर। यह जो कृष्ण मेनन थे वह उस समय रक्षा मंत्री थे। कौन थे?
कृष्ण मेनन। अब सेना जो असफल रहा है ना, तो इसके लिए सारा दोष है रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सके। रक्षा मंत्री जो कृष्ण मेनन थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। बोला जाओ अपना पद से इस्तीफा देते हैं, नया रक्षा मंत्री बनेगा और वह जो है आधुनिक हथियारों से लेस जो है आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की भारत की नीति को इस युद्ध ने पुख्ता किया। भारतीय सैन्य कमजोरी को महसूस करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठी शुरू कर दी। अब देखिए, उस समय जब युद्ध हार गया भारत चीन से, जब 1962 का युद्ध हार गया, तो उस समय लगभग 1965 के काल में वह पाकिस्तान भी क्या करने लगा, इसके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है घुसपैठी करने लगा, क्योंकि अभी तो हारा हुआ है और लगले जो है वह क्या करने लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं घुसपैठी करना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति अंततः 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध हुआ। अब देखिए अब घुसपैठी करना शुरू करेगा भारत, इतना तो सोया हुआ नहीं है, तो 1965 में फिर पाक और भारत जो है युद्ध हुआ, आप जानते ही हैं, है ना, पाक इंडिया या भारत पाक युद्ध जो है फिर आरंभ हुआ, कितना, 1965 में। तो यह भी जो है पाकिस्तान की चाल थी कि भारतीय सैन्य कमजोरी महसूस कर रही है, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दो, ऐसा सोचने लगा, और इसकी परिणति 1965 के युद्ध में बदल गई। हालांकि भारत ने युद्ध में भारत की अपूर्व तैयारी के कारणों के लिए हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट का भी गठन किया। अब देखिए यहाँ से जो है एक बात आती है, एक नाम आता है हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, है ना, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। अभी हम इसको भी बताएंगे आपको इसी वीडियो में, भगत रिपोर्ट, यह एक रिपोर्ट था, है ना, इसके बारे में बताएंगे। रिपोर्ट का गठन किया गया था, परिणाम अनिर्णायक था क्योंकि जीत के फैसले पर विभिन्न स्रोत विभाजित थे। कुछ सूत्रों का तर्क है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, इसलिए भारत स्पष्ट रूप से जीता था। अब ये 1965 के बारे में बात हो रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच, कोई कहता है भारत जीत गया, कोई कहता है कि नहीं जीता, यह जो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता थी, है ना, तो वही कह रहा है। लेकिन दूसरों का तर्क था कि भारत को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। तो यह भारत पाकिस्तान 65 के युद्ध पर हम आ गए, लेकिन अभी 62 का ही चल रहा है, 62 के बारे में ही चर्चा हो रही है। 2 साल बाद 1967 में, अब 65 के बाद फिर 1967 में जो है 2 साल के बाद जो है ना, 67 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सीमा झड़प हुई। इस घटना में 8 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिक मारे गए। 67 में जो युद्ध हुआ, इसमें 8 चीनी सैनिक मारा गया और 4 जो है भारतीय सैनिक मारा गया, यह भी हुआ। इस बार तो भारतीय लोग तटस्थ थे, इसलिए 8 चीनी सैनिक को सुला दिया। अब देखिए यहाँ से जो है हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट सामने आता है। इस बात को समझिएगा, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट क्या था। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट जो है, हेंडरसन ब्रुक एक सेनानायक था, लेफ्टिनेंट था, और भगत भी जो था यह भी एक सेनानायक था। अभी हम बताएंगे आपको इसके बारे में। इस दोनों को जो है इस दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, एक कमेटी बताई गई, और उसमें यह बताया गया कि इस युद्ध को हम क्यों हारे। भारत चीन युद्ध जो 1962 का था, इसमें भारत क्यों हारा, इसके जो है आंसर और इसका क्या क्या रीजन है, इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है कहा गया, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स, ये लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स, और दूसरा जो है ब्रिगेडियर प्रेमिंदर सिंह भगत। इसी को देखिए, एक तो आपका हो गया लेफ्टिनेंट हेंडरसन ब्रुक, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक, और दूसरा जो है आपका, यह जो दूसरा भगत है, यह है ब्रिगेडियर प्रेमानंद, है ना, ब्रिगेडियर प्रेमिंदर सिंह भगत, प्रेमिंदर सिंह भगत। यह दोनों जो है सर्वोच्च सेनानायक थे, लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक और ब्रिगेडियर प्रेमानंद सिंह भगत। इस दोनों के द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार किया गया, है ना। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पी.एस. भगत, प्रेमेंद्र सिंह भगत, इस दोनों जो सेनानायक थे, इस दोनों के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी,
दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। इस दोनों को जो है हार का कारण और उसका रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। तो इस दोनों ने जो है बाद में रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट को जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनको सौंप दिया गया, उनके मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया और उस रिपोर्ट को गुप्त रख दिया गया। मतलब कि उस रिपोर्ट को क्यों हारा, क्या रीजन था, सब बात उसमें लिखी थी, लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, उस रिपोर्ट को गुप्त रखा गया, है ना। सरकार भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। इस हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? तो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उन्हीं को जो है इन्होंने क्या किया, जिम्मेदार ठहराया। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक ने और ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत ने। इस दोनों की रिपोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू को जो है आपका जिम्मेदार ठहराया। यह रिपोर्ट 2 भागों में थी, जिसका प्रथम भाग 2014 में ऑस्ट्रेलिया के साम्यवादी सुझाव वाले एक पत्रकार ने लीक कर दिया। यह दो पार्ट में था, ये एक पार्ट जो है इसका लीक हो गया। और कैसे लीक हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इसका ये कहा गया कि इसका एक भाग पार्ट 1 जो है 2014 में जो है लीक हो गया और ऑस्ट्रेलिया का जो एक पत्रकार है ना, साम्यवादी सुझाव वाले एक पत्रकार ने इसको लीक कर दिया। पत्रकार कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार है और उन्होंने इस गोपनीय जो रिपोर्ट था इसको लीक कर दिया 2014 में एक पार्ट को। 1963 में जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा उनके वरिष्ठ मंत्रियों को सौंप दी गई। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि इसमें नेहरू पर ऐसे सवाल उठाए गए थे कि जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता। वह रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें जवाहरलाल नेहरू से ऐसे सवाल किए गए थे जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए क्या किया गया, उस रिपोर्ट को ही गुप्त कर दिया गया। उस रिपोर्ट को ही जो है किसी सार्वजनिक नहीं किया गया, अर्थात उसको छुपा दिया गया। बाद में CAE जो कि आपका अमेरिका का जासूस संगठन है, CIA है ना, CIA, यह जो है अमेरिकी संगठन है और गुप्तचर संगठन है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि नेहरू सब जानते बूझते हुए भी चीन के साथ संबंध बनाए रखने के लिए तत्पर थे। चीन के साथ संबंध बने रहे, इसलिए उन्होंने सीमा विवाद और बढ़ते मतभेदों पर देश को अंधेरे में रखा। वह जो है चीन के साथ दोस्ती या संबंध बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है इस तरह की युद्ध की नीति को नहीं अपनाया। देखिए, किसी को खामखा गुनहगार साबित करना या किसी को खामखा गलत कहना ये हमारे बस की बात नहीं, ये छोटी मुंह बड़ी बात होगी। अब उस समय की स्थिति क्या रही, परिस्थिति क्या रही, वो वही लोग कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो बातें जो हम जान रहे हैं, जो हमने सुना है, जो इतिहास हम जान रहे हैं, उसको हम आपके सामने कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हम किसी को गुनहगार या किसी को गलत या ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो इतिहास, जो साक्ष्य कहता है, जो तथ्य कहता है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। चीन के साथ संबंध बनाए रहे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने सीमा विवाद और बढ़ते मतभेदों पर देश को भी अंधेरे में रखा। ये रिपोर्ट किसी तरह से ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार नेविले मैक्सवेल इसी के पास चला गया। 2014 में जो लीक हुआ था, इस पत्रकार का नाम था नेविले मैक्सवेल, जो एक ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार था। और इसको जो है 2014 में जो 2 रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसका रिपोर्ट का जो पार्ट एक रिपोर्ट जो है 2014 में लीक हो गया और नेविले मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया का पत्रकार था, इसके पास जो है वो पहुंच गया, है ना। नेविले मैक्सवेल को मिल गई, जिसके आधार पर उन्होंने इंडियाज चाइना वार नामक एक किताब लिखी। अब इसने क्या कर दिया, एक बुक लिख दिया। क्या लिखा? इंडियाज चाइना वार। यह जो है एक बुक का नाम है, इंडिया चाइना वार। उसमें जो है इसी रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट का एक भाग इसको मिला था, किसको? तो नेविले मैक्सवेल को मिला था, है ना, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक और ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी। दोनों लेफ्टिनेंट और अच्छे दोनों जो है सेनानायक थे। तो इन्होंने जो जवाहरलाल को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसी का एक भाग 2014 में जो है ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार नेविले मैक्सवेल को मिल गया और इन्होंने उसी के आधार पर एक बुक लिखी, है ना। इस बुक का नाम जो है उन्होंने क्या रखा? तो इंडियाज चाइना वार रखा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इस इंडिया चाइना वार वाली बुक को पढ़ लीजिए। उसमें वह रिपोर्ट क्या था जो सबसे छुपा करके गुप्त रखा गया, वह बात जो है उसका पार्ट 1 जो है आपको मालूम हो जाएगा कि उसके पार्ट 1 में क्या रखा गया था या क्या बात थी। लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक और ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत की रिपोर्ट जो है वह आपको मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हार का बाद में जो है उसमें निष्कर्ष भी निकाला गया, क्यों हार गया। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार ठहराया गया। अब खैर जो भी बातें हो, हमने आपके सामने जो भारत चीन युद्ध था 1962 को आपके सामने रखने का प्रयास किया और मैं कहाँ तक सफल हुआ ये आपकी जो है कमेंट में बताइएगा आप हमको। बस यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।